गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5, राइट। चैप्टर 5 जिसका मैं आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो सबसे पहला मैं लूँगा यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। यूजुअली ये क्वेश्चंस जो है मैग्नेटिक मटेरियल से बोर्ड में आता ही है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं, जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा कि इनका जो परमानेंट डाइपोल यानी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। या अगर सपोज जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनमें जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करनी चाहिए। अगर वे कैंसिल आउट कर देंगी तो उस केस में जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक नहीं कहलाएंगे। उस केस में क्या होंगे फिर, डायमैग्नेटिक। तो इसीलिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनके लिए कंडीशंस क्या है कि इनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब या तो इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में हो, या अगर वे पेयर्ड फॉर्म में हैं तो उनकी जो स्पिन है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना करे। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो ये तो बात थी कि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको जो है डिस्टिंग्विश करते हैं आपका फेरो और डायमैग्नेटिक से। अब मैं आता हूं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें खास बात ये होती है कि जैसे मैंने अभी बताया इनमें कि कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि अगर एक आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टुकड़ा ले लें, राइट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका सोडियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, O2 हो सकता है एक STP पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, या आपका जो है जैसे Cu Cl2, राइट, ये हो सकता है। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट नहीं करते हैं, सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको पुट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने ये पीस लिया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, अगर इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, इसके जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लाइक दिस। कोई इधर बिखरा मिलेगा, कोई उधर मिलेगा, कोई उधर मिलेगा, जिससे कि नेट फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो मतलब पहली बात क्या हो गई कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होंगे, राइट, तो उनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्योंकि उसके जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, जिससे कि कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म इसमें आ जाता है। अब वो जो मैग्नेटिज्म इसमें आता है वो बहुत बहुत हल्का होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत फीबल होता है, राइट। और वो जो मैग्नेटिज्म इसमें आएगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इसमें बहुत फीबल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म आएगा। क्लियर है बात, मेरी बात आप लोगों को कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड पुट करोगे तो बहुत हल्का सा इसमें मैग्नेटिज्म आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर लो हो जाए, काफी लो टेम्परेचर हो जाएगा, राइट, और एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा वो काफी लार्ज होगा और एक पॉइंट पे आके मतलब लार्ज इन द सेंस के पहले की कंपेरेटिवली लार्ज हो जाएगा, लो टेम्परेचर जैसे आप करोगे इसका, राइट, और एक टेम्परेचर पे आके वो सैचुरेट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, देखो अगर सपोज आप एक रॉड ले लो, ये आपने रॉड ले ली एक,
ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। एक रॉड ले लिया आपने, यहाँ पर आपने ये एक मैग्नेटिज्म डेवलप किया बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ साउथ, राइट। तो नॉर्थ साउथ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किधर होंगी, लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ। अगर आप इस रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर दो, ठीक है, तो इसकी ये जो लेंथ होती है वो अपने आप ही इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाती है। मींस अगर आपने सपोज ये रॉड है आपकी, ये आपने इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया, तो ये जो लेंथ होगी इसकी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात इसमें क्या होती है कि अब अगर आप सपोज इस सब्सटेंस को, जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो, नॉन यूनिफॉर्म यानी जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस केस में ये जो सब्सटेंसेस होंगे ये बहुत हल्के से वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव होंगे। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज एक वॉच ग्लास ले लें और वॉच ग्लास में इसका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक लिक्विड हम ले लें, जैसे आपने एक वॉच ग्लास ली और उस वॉच ग्लास को आपने इस नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर पुट किया, ये ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनके बिटवीन ज्यादा होगा, इन दोनों पोल्स के बिटवीन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो इसमें लिक्विड होगा आपका वो इस टाइप की शेप ले लेगा, लाइक दिस। तो यानी जहां सेंटर में जो होगा, जो जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, राइट, ये सारा लिक्विड जो है यहां पर आके इकट्ठा हो जाएगा और इस तरीके का एक पहाड़ नुमा यानी एलिवेटेड फॉर्म अडॉप्ट कर लेगा। अब अगर इसके जो ये पोल्स हैं इनको आप थोड़ा सा अवे कर दे, मींस इनकी जो डिस्टेंस है आपने वो अब इंक्रीज कर दी। अब आपने क्या किया, ये डिस्टेंस देख रहे हो, पहले ये डिस्टेंस थोड़ी थी, अब यहाँ ये डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दी, राइट। तो इसकी जो सिचुएशन होगी, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूं। अब अगर आप ये पोल्स के बिटवीन डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे लाइक दिस, ये आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, तो ये जो वॉच ग्लास है इसमें क्या होगा, अब जो आपका मैग्नेटिज्म होगा वो पोल्स पे ज्यादा हो जाएगा, यानी पोल्स पर स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा और इनके सेंटर में जो है फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपका ये लिक्विड था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो अब यहाँ पोल्स के आसपास जाके एलिवेटेड हो जाएगा और बीच में जो है वो एक तरीके का डिप्रेशन सा बन जाएगा, लाइक दिस। ये तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें देखो, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, उनमें से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, बेसिकली दो चीजें यहां होती है, देखो थ्री पॉइंट्स होते हैं। एक तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, एक होता है ससेप्टिबिलिटी और एक होता है परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी मीडियम के लिए होती है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, ये ससेप्टिबिलिटी होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी साई, कुछ लोग इसको साई बोलते हैं, कुछ काई बोलते हैं, कुछ चाई बोलते हैं, तो आपकी जो मर्जी हो प्रोनाउंस कर लो आप इसको। तो ये जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है ग्रेटर देन 0 होती है, यानी पॉजिटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और बहुत स्मॉल होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। 1 और 1 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, यानी 1 प्लस समथिंग। तो छोटी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट पॉजिटिव होती है। तो पहली बात क्या होगी कि ससेप्टिबिलिटी इसकी पॉजिटिव होगी। अब जब ससेप्टिबिलिटी यहाँ पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर देन 0 होगी, तो म्यू आर इसका क्या होगा, वो भी 1 से लार्जर होगा। तो यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी इसकी जो है 1 से लार्जर होती है। क्लियर? अब दूसरी बात यहां आती है परमिएबिलिटी की। तो मैंने ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में बता दिया। अब बात आती है परमिएबिलिटी। इन सब्सटेंस के लिए जो परमिएबिलिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा बेसिकली जो म्यू आर होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट,
सो आपने देखा कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा सो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। सीधा सीधा सा फंडा है, रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, परमिएबिलिटी ग्रेटर देन द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, राइट। अब इसकी एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें जो आपका ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साई इज इक्वल टू C अपॉन टी। सी को हम लोग यहाँ क्यूरी कांस्टेंट बोल देते हैं, राइट। तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि जो ग्राफ इसमें आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो ग्राफ आएगा ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में, वो कैसा ग्राफ आएगा, लाइक दिस, ये इस टाइप का ग्राफ इसमें आपका प्लॉट किया जाएगा। तो यानी ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज होता जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि लो टेम्परेचर पर जो है मैग्नेटिज्म की वैल्यू इन सब्सटेंसेस में ज्यादा होती है, और एक वेरी लो अगर कर देंगे तो ये सैचुरेट भी हो जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी एक्सटर्नल फील्ड जो है हाई कर दें और टेम्परेचर लो कर दें तो मैग्नेटिज्म में सैचुरेशन पर आ जाता है। क्लियर है यहां तक मेरी बातें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि भाई अगर आप इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एक पीस को इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नॉर्थ साउथ दिखाया मैंने पोल्स हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज होंगी इनसे नॉर्थ टू साउथ, अगर इस पीस को आप इसके फील्ड में पुट कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इससे पास होना प्रीफर करेंगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से आपकी होंगी लाइक दिस, इससे पास होना प्रीफर करेंगी। तो यानी एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एयर के बजाय इस मैग्नेटिक सब्सटेंस से पास होना प्रीफर करेंगी, राइट, क्योंकि तभी तो इसमें जो है मैग्नेटिज्म आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पास होंगी, राइट। तो ये भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, तो आप नोट कर लेना इन प्रॉपर्टीज को। तो चलिए अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बाद मैं लेता हूं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखो, आप देखेंगे यहाँ पर कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एकदम रिवर्स होती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, पहली तो बात आती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच द एटम और द मॉलिक्यूल्स हैव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे, जिससे कि वे एक दूसरे की स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एक सपोज क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, मींस पेयर्ड फॉर्म में होंगे, तो क्या होगा कि अगर एक ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा इस तरीके से, राइट, जिससे कि ये एक दूसरे की स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरीके से जो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो इस तरीके से इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी वो कैसे होंगे, पेयर्स फॉर्म में होंगे, और वे एक दूसरे की स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूं इनकी प्रॉपर्टीज पर कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बताई, तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स उनकी प्रॉपर्टीज है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताता हूं आपको कि भाई अगर कोई मैग्नेटिक यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक पीस आप ले लें और उसको जो है आप इस तरीके से ये दो पोल्स के बिटवीन पुट कर दें, ये नॉर्थ साउथ दो पोल्स हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो हैं इस मैग्नेटिक सब्सटेंस से अवे होना लाइक करती हैं, यानी वो एयर की तरफ मूव करना पसंद करती हैं, तो यानी इससे थोड़ा सा वे दूरी बनाना पसंद करेंगी। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी इस तरीके से एक्सपल्ड हो जाती हैं, इससे पास होना प्रीफर नहीं करती। क्लियर है मेरी बात। तो चूंकि इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे थोड़ा सा अवे होना पसंद करती हैं। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल होगी। अब इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आता है
और वो भी बहुत फीबल, बहुत हल्का सा। क्या बताया मैंने कि जो जब आप इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो तो इन सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिज्म होगा वो बहुत फीबल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सटर्नल फील्ड के, जो आप जिस एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको पुट कर रहे हो। और अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को हटा दोगे तो इसका जो ये मैग्नेटिज्म इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आया था वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट आप लोगों को? दूसरी बात, अगर आप सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड में एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को सस्पेंड करते हैं, जैसे ये रॉड है, इसकी लेंथ है, राइट, आपने मैग्नेटिक फील्ड में इसको इसकी लेंथ के अलोंग सस्पेंड किया, मींस अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ पोल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लाइक दिस। तो अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड को सस्पेंड कर देते हो तो उसकी जो लेंथ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के ये, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर? तीसरी बात, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो मैग्नेटिज्म आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है एक्सटर्नल फील्ड के, राइट। तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इससे क्या आप देख रहे हो कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ हल्का सा मूव होता है। स्ट्रॉन्गर फील्ड से, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। जैसे अगर एक वॉच ग्लास ले लो और उस वॉच ग्लास को आप इन पोल्स के ऊपर पुट कर दो, ये आपके नॉर्थ साउथ दो पोल्स हैं, तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे वो स्ट्रॉन्गर होगा, थोड़ा सा पास पास है ये पोल्स आपके, और पोल्स पर जो है फील्ड कंपैरेटिवली वीक होगा। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आप इस वॉच ग्लास में यानी उसके लिक्विड फॉर्म को आप ले रहे हो, तो यहाँ चूंकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है तो वे क्या करेगा सब्सटेंस, वो इस पोल्स की तरफ आके इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर जो है एक डिप्रेशन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब अगर आप सपोज इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर दो, यानी आपने क्या किया, ये अब आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, थोड़ी सी बहुत हल्के से डिस्टेंस इंक्रीज की, तो डिस्टेंस जब इंक्रीज करोगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा और पोल्स पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो अब क्या होगा कि जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो यहां से पोल्स की तरफ से, क्योंकि पोल्स पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से आके वो बीच में यहां इकट्ठा हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से एलिवेशन बन जाएगा। तो वो बिल्कुल रिवर्स है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी, उससे जस्ट रिवर्स है। तो क्लियर है प्रॉपर्टी आप लोगों को? अब बात आती है कि भाई जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए जो ससेप्टिबिलिटी है, परमिएबिलिटी है और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो कैसे वेरिएशन उसमें होता है। बेसिकली जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक, ससेप्टिबिलिटी इनके लिए 0 से स्मॉलर होती है, यानी -1 से लेकर 0 के बिटवीन लाई करती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है ससेप्टिबिलिटी? कैसी होगी? नेगेटिव होगी, बट बहुत स्मॉल होगी, राइट, 1 से स्मॉलर होगी, तो इसलिए नेगेटिव आएगी। दूसरी बात, क्योंकि आप जानते हो कि म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस साई, अब चूंकि साई नेगेटिव है, राइट, और 1 से स्मॉलर है, ध्यान रहे, क्योंकि आप देख रहे हो -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है, तो इसलिए यहां पर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो आपकी कैसी होगी? लेस देन 1 होगी। कैसी होगी? लेस देन 1 होगी। अब चूंकि परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यू नो दैट रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू अपॉन म्यू नॉट, दिस इज लेस देन 1, सो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो इसलिए परमिएबिलिटी कैसे होगी? वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है उससे कम होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपका यहां पर ये ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। क्या बताया मैंने? ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी,
बट यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होती है, राइट। इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड ससेप्टिबिलिटी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, राइट। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो ये तो थी कि ससेप्टिबिलिटी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, ओके। तो चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे वाटर हो गया आपका, जैसे N2 हो गया STP पर, ठीक है, N2 एट STP, जैसे बिस्मथ है, कॉपर है, राइट। तो इस टाइप के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो जैसे मैंने बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी आपने देखा है एकदम रिवर्स होती हैं। अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो हाई होगा। मींस जैसे बेसिकली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनका कॉज मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इनके कॉज के लिए मैं अलग से एक अपनी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा वहां पर, राइट। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है या आपका एल्निको है, इनमें डोमेन्स होती हैं, ठीक है। उन डोमेन्स की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो इनके एटम्स या मैग्नेटिक जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कंपेरेटिवली लार्ज होता है, राइट। तो ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा और वो कंपेरेटिवली लार्ज होगा टू दैट विद द मतलब अगर आप उसको कंपेयर करते हैं पैरामैग्नेटिक से, तो पैरामैग्नेटिक में जितना मैग्नेटिज्म आया था उसके कंपेरेटिवली काफी लार्ज होता है। तो चलिए अब बात करता हूं मैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो मैंने जैसे बताया कि प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ही होती है बिल्कुल। तो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड को सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रॉड को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेती है, ठीक है। अगर सपोज आपने ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी, बहुत क्विकली, वेरी फास्ट, राइट। दूसरा, इसमें जो आपका मैग्नेटिज्म होता है, राइट, मैग्नेटिज्म इसमें जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो लार्ज क्वांटिटी में इस सब्सटेंस के अंदर से पास होंगी। यानी अगर आप एक पीस को इस मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपने यहाँ एक सब्सटेंस पुट किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होना प्रेफर करती हैं लाइक दिस, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दैट्स व्हाई इट गेन्स a large value of magnetization in comparison to that of paramagnetic substances। अब अगर आप इसमें जो है किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो बहुत फास्ट वे में जो है यानी बहुत क्विकली वीक से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहां पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है, बेसिकली ससेप्टिबिलिटी वो सेवरल थाउजेंड्स ऑर्डर की होती है, यानी ग्रेटर देन थाउजेंड्स, हमेशा थाउजेंड से बड़ी होगी। क्लियर है मेरी बात? और इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, क्योंकि आप जानते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस दिस, सो वो भी जो है आपकी 1000 से ग्रेटर होगी, यानी ये भी मोर देन 1000 होगी, थाउजेंड्स ऑर्डर बोलते हैं हम लोग इसको। अब इसकी क्योंकि आप जानते हो कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, राइट, इज ग्रेटर देन 1000, so implies that mu is greater than mu naught into 1000, तो परमिएबिलिटी भी काफी लार्ज होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है बेसिकली वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और वो क्यूरी-विस लॉ को फॉलो करती है। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बट बड़े ही अबनॉर्मल वे में जो है वो वेरी करती है।
मीन्स जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट फॉलो द क्यूरी-विस लॉ। क्यूरी-विस लॉ मीन्स C upon T minus TC, राइट। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो काफ़ी फास्ट वे में जो है ड्रॉप होती है, और एक पॉइंट पर आकर यानी एक टेम्परेचर पर आकर ससेप्टिबिलिटी ऐसी हो जाती है कि वो जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, एल्निको, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायर सब्सटेंस, पैरा और फेरो, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया हो और ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसे ही हम लोग हर रोज़ अपनी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो में मिलते रहेंगे, और आप लोग का जो कोऑपरेशन है वो नो डाउट बहुत ही अप्रिशिएबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कोऑपरेशन। थैंक यू।